आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। तो चलिए पढ़ते हैं आज आलाखंड। और यदि इससे पहले का आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जरूर जाएं। वहां पर बच्चन सीरीज नाम से 10 वीडियो अपलोड हैं जो बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से संबंधित है। और इससे पहले वाली कक्षा में हमने पढ़ा था पृथ्वीराज रासो को। आज पढ़ेंगे आलाखंड और उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिससे कि आप यहाँ तक जब आप पढ़ेंगे पहुँचेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। क्योंकि आदिकाल को बच्चन जी ने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसका तीसरा शीर्षक है श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, जिसके अंतर्गत हम अभी पृथ्वीराज रासो भी पढ़े हैं और आज हम आलाखंड और अन्य रचनाएं भी पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमें और उत्साह मिले और अच्छा से अच्छा करने की। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए पढ़ते हैं आलाखंड, जो कि महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। तो आल्हाखंड के सबसे पहले इसे जान लेते हैं कि इसके रचयिता कौन है। तो आल्हाखंड इसके रचयिता जगनीक बताए जाते हैं। अब आल्हाखंड जो कि वो परमाल रासो का ही एक हिस्सा है। जो परमाल रासो है ना, जगनीक का, उसी का एक हिस्सा है। तो इसके लिए शुक्ल जी कहते हैं, वैसे बच्चन जी की पुस्तक में मैं शुक्ल जी का रेफरेंसेस ले दे रही हूँ क्योंकि जिससे कि आपको परमाल रासो या आल्हाखंड को समझने में थोड़ा आसानी रहे। उन्होंने कहा इसके परमाल रासो के लिए कि वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार सारे उत्तरी भारत में हो गया। तो यानी कि शुक्ल जी इसके विषय में इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तो अपने आप में यह महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए आल्हाखंड के रचयिता कौन है, जगनीक है। और जगनीक कौन थे, तो जगनीक महोबा नरेश परमाल के दरबारी कवि थे। और इन्हीं परमाल के नाम पर इस आल्हाखंड का जो मूल नाम है वो परमाल रासो है। तो परमाल रासो के रचयिता पूछा जाए या आल्हाखंड के रचयिता पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, आपको जगनीक का ही नाम लेना है। यानी परमाल रासो या आल्हाखंड दोनों एक ही बात है। उनका उपस्थिति काल 1173 ईस्वी है। कहा जाता है कि जगनीक ने पृथ्वीराज रासो की तरह परमाल रासो लिखा था जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आल्हाखंड उसी का एक अंश है। किसका, इसी परमाल रासो का। परमाल रासो का एक खंड के रूप में आल्हाखंड है। आल्हाखंड उसी का एक अंश है। आल्हाखंड उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखने योग्य ये है कि जो यहाँ पर जगह आई ना, उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता रहा। ये इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछता है कि आल्हाखंड जो है वो कहाँ कहाँ पर गाया जाता है मूल रूप से। तो मूल रूप से वह बैसवाड़ा, पूर्वांचल तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता रहा है। लोककंठ में बसे इस लोकप्रिय युद्ध काव्य को सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने अनेक भाटों की सहायता से लिपिबद्ध कराया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस रचना के विषय में। पूछा जाता है पहला कि जो है इसका किसने प्रकाशन या लिपिबद्ध किसने कराया था, तो वो चार्ल्स इलियट ने कराया था। चार्ल्स इलियट ने कब कराया था, 1865 में कराया था। चार्ल्स इलियट थे कौन, तो ये फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे। तो इन्होंने, अच्छा, युद्ध काव्य को क्या कहा जाता है, बैलेड भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो लोककंठ में बसे इस लोककंठ क्यों कहा, लोक यानी समाज, यानी जो हमारा समाज है उस कंठ में बसे, क्योंकि अभी ऊपर में हमने क्या पढ़ा था कि पूर्वांचल तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता रहा। यानी कि इसका इतना ज्यादा महत्व था कि यह किताबों में ही न रह करके यह लोगों में प्रसारित हो गया और यह बहुत ज्यादा चर्चित हुआ, बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। तो लोककंठ में बसे इस लोकप्रिय युद्ध काव्य यानी बैलेड को सन 1865 में, तो इसका सन जरूर ध्यान रखिएगा कि फर्रुखाबाद के जो तत्कालीन जिलाधीश इलियट जी थे उन्होंने जो है इसका कब लिपिबद्ध कराया था, तो 1865 में कराया था। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये यहाँ पर नाम आया है वाटरफील्ड, तो वाटरफील्ड ने इसका है अंग्रेजी अनुवाद किया था। वाटरफील्ड ने क्या किया था, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो आगे देखते हैं कि वाटरफील्ड द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद भी छप गया है। तो वाटरफील्ड ने क्या किया था, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ये दो प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये कि इसका जो है लिपिबद्ध किसने कराया, तो इलियट ने कराया। कब, 1865 में।
1865 में, और अंग्रेजी अनुवाद जो है इसका किसने किया, तो वाटरफील्ड ने किया था। वाटरफील्ड आल्हा-खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड मानता है। तो वाटरफील्ड ने क्या किया, ये प्रश्न बना है कि आल्हा-खंड को किसने पृथ्वीराज रासो का, अब देखो ये परमाणु रासो की रचना की बात की जा रही है, लेकिन प्रश्न ये बनता है कि किसने जो है आल्हा-खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड माना है, तो वाटरफील्ड ने, जिन्होंने कि परमाणु रासो के आल्हा-खंड को अंग्रेजी में अनुदित किया है। पर रासो के किसी भी रूपांतरण में इसका आभास नहीं मिलता। रासो यानी यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं बच्चन जी की, पर रासो के किसी भी रूपांतरण में इसका आभास नहीं मिलता। ग्रियर्सन ने भी वाटरफील्ड के मत का खंडन किया है, यानी कौन सा मत, जो इन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज रासो का एक खंड जो है आल्हा-खंड है, तो ग्रियर्सन ने भी वाटरफील्ड के इस मत का खंडन कर दिया है। आल्हा-खंड में महोबा नरेश परमाल तथा उनके सामंत आल्हा उदल के वैयक्तिक शौर्य का वर्णन है। यहाँ से भी प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि आल्हा-खंड में किसका वर्णन है, तो ये जो है परमाल कहाँ के राजा थे, तो महोबा के थे, और उनके सामंत कौन थे, तो आल्हा उदल। तो जितनी भी कहानी है आल्हा-खंड में, उसमें आल्हा उदल जो है महत्वपूर्ण है, और परमाल, तो इनके जो है वैयक्तिक यानी जो इनका व्यक्तिगत शौर्य था उसका वर्णन किया गया है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कथन के रूप में आगे कि पृथ्वीराज रासो का पैटर्न महाकाव्यात्मक है, तो आल्हा-खंड का गेयात्मक। कथन किसका है, तो ये बच्चन जी कह रहे हैं पृथ्वीराज रासो का पैटर्न कैसा बताया, महाकाव्यात्मक बताया, तो आल्हा-खंड का कैसा बताया, गेयात्मक, यानी ये गाया जाने योग्य है और ये महाकाव्यात्मक है। आगे है कि यदि यह किसी को का खंड हो सकता है तो परमाल रासो का, या यह खंड यानी कि जो आल्हा-खंड है, वो जो ऊपर वाटरफील्ड ने कहा था ना कि ये अंग्रेजी इसका पृथ्वीराज रासो का एक खंड, उसी बात की पुष्टि करते हुए कह रहे हैं बच्चन जी कि यदि यह किसी का खंड हो सकता है तो परमाल रासो का, यानी कि परमाल रासो का ही एक खंड किसने माना है, तो ये बच्चन जी ने भी माना है। आल्हा-खंड में 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन है। अब ये प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि आल्हा-खंड में कितनी लड़ाइयाँ हुई थी, है ना, परमाल रासो में कितनी लड़ाइयों या आल्हा-खंड में कितनी लड़ाइयों का वर्णन है, तो 52 है ना, 52। तो 52 यानी 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन है। युद्ध के मुख्य कारण 3 हैं। तो देखिए जो परमाल रासो के अंतर्गत ये खंड आल्हा-खंड है, इसमें जो युद्ध हुए, मतलब 52 तो छोटे बड़े युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, उनमें भी मुख्य 3 कारण कौन कौन सा, पहला कारण है विवाह, दूसरा प्रतिशोध की भावना, और तीसरा है लूट। तो 3 कारण है, विवाह, प्रतिशोध की भावना और लूट। पृथ्वीराज रासो में वर्णित विवाहों और आल्हा-खंड में उल्लिखित विवाहों में मौलिक अंतर है, यानी जो पृथ्वीराज रासो में भी, उसमें भी जो है पृथ्वीराज के 3 विवाह होते हैं, और इसमें भी क्या है, पृथ्वीराज रासो में वर्णित विवाहों और आल्हा-खंड में उल्लिखित विवाहों में क्या है, मौलिक अंतर है। रासो के विवाहों में अनुराग का भी रंग है। रासो यानी पृथ्वीराज रासो के जो विवाह हैं उनमें अनुराग का भी रंग है, किंतु आल्हा-खंड में विवाह युद्ध का निमित्त है। तो देखिए यहाँ पर अंतर ये है कि जो पृथ्वीराज रासो का जो विवाह, जैसे उसमें संयोगिता स्वयंवर का प्रसंग आता है, तो पृथ्वीराज स्वयं संयोगिता को जो है जाकर के हरण करके लेके आता है, और किसकी, क्योंकि ये संयोगिता भी जो है पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ पर युद्ध का कारण बना वो क्या था, विवाह और अनुराग दोनों, यानी कि विवाहों में अनुराग का भी रंग दिखाई देता। किंतु आल्हा-खंड में क्या है, आल्हा-खंड में जो है अनुराग का जो है नहीं है कहीं, और उसमें क्या है कि जो है युद्ध का निमित्त ही विवाह है, यानी कि विवाह करने के लिए ही युद्ध हुए हैं। किसी के साथ में विवाह करना है तो वहाँ पर युद्ध को मेन मुद्दा बना दिया गया है। इसमें रासो की तरह रूपाशक्ति और विलास के रंगीन चित्र भी नहीं है। अब रंगीन चित्र कैसे होंगे, विलास के रंगीन चित्र कैसे होंगे, क्योंकि जहाँ पर अनुराग नहीं होगा वहाँ पर विलासिता के रंगीन चित्र कहाँ दिखाई पड़ेंगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर से लाइन है बच्चन जी की, पूछी जा सकती है कि आल्हा-खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। ठीक है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण लाइन है। किसने कहा है आल्हा-खंड के विषय में कि आल्हा-खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, तो बच्चन जी कहते हैं कहीं कहीं उदल की रसिकता के संकेत अवश्य मिलते हैं। अब देखिए आगे क्या है कि बाप का बदला लेने के लिए उदल ने माणों की लड़ाई लड़ी थी। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बाप का बदला लेने के लिए उदल ने कहाँ की लड़ाई लड़ी थी, तो ये माणों की लड़ाई थी। कहाँ की थी, माणों की लड़ाई थी, माणों की लड़ाई। अब ये इंपॉर्टेंट है कि माणों की लड़ाई उदल ने किस लिए लड़ी थी, तो बाप का बदला लेने के लिए। करिया ने लूट के निमित्त दशपुरवा का विध्वंस किया था, तो करिया ने किसके लिए किया था, जो है दशपुरवा का विध्वंस किया था।
और सबसे मुश्किल लड़ाई नैनागढ़ की थी, जो परमाल के पुत्र ब्रह्मा के विवाह के लिए की गई थी। अब देखिए, जैसे यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि आलखंड में आए हुए युद्धों में सबसे ज्यादा मुश्किल युद्ध किसे बताया गया था, तो नैनागढ़ का युद्ध था या नैनागढ़ की लड़ाई थी, जिसे परमाल के पुत्र ब्रह्मा के विवाह के लिए की गई थी। दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि परमाल के पुत्र का नाम क्या था, तो ब्रह्मा था, ध्यान रखिएगा। घोड़े हाथियों के लिए भी युद्ध होता था। होमर के इलियड में ओडिसोलस ने रेसास के घोड़ों के लिए फ्राशियन शिविर पर आक्रमण किया था। अब देखिए, ये होमर की एक पुस्तक है इलियड, है ना। तो हमें पुस्तक का नाम ध्यान रखना है कि ये जो है इलियड किसकी पुस्तक है, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस दिया गया उसका, तो इसलिए ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। तो होमर के इलियड में ओडिसोलस ने रेसास के घोड़ों के लिए फ्राशियन शिविर पर आक्रमण किया था और आल्हा उदल के घोड़ों की मांग पृथ्वीराज ने परमाल से की थी। तो देखिए, यही कारण, जैसे यहाँ पर एक रेफरेंस मिलता है, एक संदर्भ मिलता है कि आल्हा उदल के जो घोड़े थे उनकी मांग पृथ्वीराज ने किससे करी थी, परमाल से की थी। तो हो सकता है कि यही कारण रहा हो कि जो वाटरफील्ड कहते हैं ना कि पृथ्वीराज रासो का अंग है, तो हो सकता है उनको ऐसे लगा हो, लेकिन ये पूरी तरह से भ्रामक है। इसको जो है खंडन कर दिया ग्रियर्सन ने भी, और उन्होंने भी कहा कि ये उसका अंग नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न अलग से क्या बनेगा कि आल्हा उदल के घोड़ों की मांग किसने परमाल से की थी, तो पृथ्वीराज ने करी थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आल्हा उदल के वैसा ना करने पर परमाल ने उन्हें देश निकाला दे दिया। अब क्या था कि आल्हा उदल के जो फेवरेट घोड़े थे उनको जो है परमाल ने कहा कि भाई तुम पृथ्वीराज को दे दो, लेकिन पृथ्वीराज को उन्होंने नहीं दिया। अब जब राजा की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो राजा ने क्या किया, देश निकाला दे दिया किसको, आल्हा और उदल को। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि आल्हा उदल को राजा परमाल ने देश निकाला किस लिए दिया था, तो उन्होंने अपने घोड़ों को पृथ्वीराज को नहीं दिया था, यही कारण था। जगनिक ने परमाल पक्ष के लोगों को पांडवों का अवतार कहा है, तो पृथ्वीराज पक्ष के लोगों को कौरवों का। ये महत्वपूर्ण बात है कि आलखंड के अंतर्गत या आलखंड की कथा के अनुसार परमाल पक्ष के लोगों को पांडवों का अवतार जो है किसने कहा, मतलब जगनिक ने पांडवों का अवतार किसे माना, तो परमाल पक्ष के लोगों को, और कौरवों का जो है अवतार किसे माना, तो पृथ्वीराज के पक्ष के लोगों को। सभी को किसी न किसी देवी देवता का वरदान प्राप्त है। युद्ध में विशेष स्थानों की बनी तलवारों, भालों और बर्छियों का ही प्रयोग नहीं होता, जादू से भी काम लिया जाता है। यानी ये किसकी बात हो रही, ये आलखंड की बात हो रही है। उसमें इतना ज्यादा शौर्य, इतना ज्यादा कौशल, इतना ज्यादा जो है चमत्कारिक वर्णन है कि ऐसा लगता है कि सभी को किसी न किसी देवी देवता का वरदान प्राप्त है। युद्ध में विशेष स्थानों की बनी तलवारों, भालों और बर्छियों का ही प्रयोग नहीं होता, बल्कि जादू से भी काम लिया जाता है, और जादू के काम में स्त्रियां माहिर है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जैसे 4 विकल्प दे दिए गए कि इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जिसमें जादू के काम में स्त्रियां माहिर है। वैसे रीतिकाल में भी एक रचना है जिसमें स्त्रियां जादू में बड़ी माहिर रहा करती थी, लेकिन जैसे इसी से संबंधित रचना देगी तो आलखंड की जो स्त्रियां थी वो जादू के काम में माहिर थीं। नैनागढ़ की सोना रानी, पथरीगढ़ की श्यामा भक्तिन, नरवरगढ़ की हिरिया मालिन, माणों की विजया जादू की अचूक मार करती हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर नाम आए, कौन सी, नैनागढ़ की कौन थी, सोना रानी थी, पथरीगढ़ की श्यामा भक्तिन थी, नरवरगढ़ की हिरिया मालिन थी, माणों की विजया, है ना। तो ये सभी नाम जो है किसके हैं, तो ये सभी जादूगर स्त्रियों के नाम है। तो प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सी स्त्री जादूगर नहीं थी, तो नाम ध्यान रखिएगा, सोना रानी, ये सभी आलखंड के अंतर्गत हैं। तो सोना रानी, श्यामा भक्तिन, रिया मालिन और विजया, है ना। तो ये सभी जो स्त्रियां थी ये जादू के काम में माहिर थीं। वे पूरी सेना को तंद्रालस या पत्थर बना सकती थी। तंद्रालस यानी एकदम अलसाया, है ना, आलस्य से भर देना, या फिर उन्हें पत्थर बना सकती थी। स्पष्ट है कि आलखंड लोक से गहरे अर्थ में संयुक्त था। इसे रोचक बनाने के लिए जादू टोना को भी जोड़ लिया गया है। तो ये जादू टोना क्यों जोड़ा गया, इसे रोचक बनाने के लिए जगनीक ने जोड़ा है। रणभूमि में होने वाले द्वंद्व युद्ध वैयक्तिक शौर्य के उदाहरण है। द्वंद्व युद्ध के आवाहन का ढंग प्रायः एक सा है। अब देखिए, ये पंक्तियां हैं किसकी, आलखंड की, कि 10-10 रुपया कै नौकर हैं, नाहक डरिहो मूड कटाए, हम तुम खेलें समर भूमि में, दुह में एक आंख रही जाए, यह मन भाई गई उदले के, तुरते घोड़ा दियो बढ़ाए। अब यहाँ पर देखिए, युद्ध वर्णन में भी शैली भी एक ही तरह की है। कहते हैं, अरर गोला छूटन लागे, सर सर तीर रहे सन्नाए, गोला लागे जही हाथी के, मानो चोर सेंध हो जाए। तो ये पंक्तियां किसकी हैं, ये हैं आलखंड की। आगे की पंक्तियां देखेंगे,
गोला लागे जौन ऊँट के सो गिर परे चकत्ता खाए, खट 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 तेगा बोले बोले छपक छपक तलवार, चले जुनब्बी और गुजराती ऊना चले बिलायत क्यार, तेगा चमके बर्दवान के कट कट गिरे सुगरवा जान। तो ये जो है क्या है, ये आला खंड है। ठीक है, मुझे पढ़ने का अभ्यास नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश करी है फिर भी। तो ये आलाखंड की पंक्तियां थी। अब देखिए आगे है कि आलाखंड की जो भाषा है इस तथ्य की गवाही देती है कि यह बहुत परवर्ती रचना, परवर्ती यानी बाद की रचना है। अपभ्रंश या अवहट्ट से इसका कोई संबंध नहीं, यानी कि जो इसकी भाषा के संदर्भ में एक विचार था उसमें जो है कहीं भी इसका अपभ्रंश या अवहट्ट से कोई संबंध नहीं है। विलायत शब्द से प्रतीत होता है कि अंग्रेजों के आगमन के बाद यानी 18वीं शताब्दी में रचा गया। तो ये विलायत, क्योंकि इसमें आता है ना विलायत क्यार, ये चले जुनब्बी और गुजराती ऊना चले विलायत क्यार, तो जैसे विलायत शब्द है तो ये विलायत शब्द से प्रतीत होता है कि अंग्रेजों के आगमन के बाद 18वीं शताब्दी में रचा गया। अलाउद्दीन की वीरता की कथाएं लोक में प्रचलित थी, किसी भाट ने इन्हें छंदोबद्ध कर दिया। अब देखिए जो इनकी कथाएं थी, लोगों की जुबान से इनकी वीरता का जो वर्णन लोग गाते रहते थे, किसी भाट कौन होते हैं, जो राज दरबार में प्रशंसा के गीत गाते रहते, उन्हें चारण या भाट कहा जाता था। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये मतलब गीत संगीत का भी ज्ञान रखते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्हें छंदोबद्ध कर दिया। जाति पाति की प्रथा और भी संकीर्ण हो गई थी। राजपूतों में भी कान्य कुब्जों की तरह ऊंच नीच का भाव आ गया था। पृथ्वीराज रासो में एक नैतिक स्तर है, पर आलाखंड में नैतिकता को किनारे रख दिया गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि ये किसने कहा है कि पृथ्वीराज रासो में एक नैतिक स्वर है पर आलाखंड में नैतिकता को किनारे रख दिया गया है। ये बच्चन जी कह रहे हैं। गंगा उठाकर भी वचन का पालन न करना, शरबत और भोजन में विष मिलाना, दूल्हे को अकेले बुलाकर अंधकूप में डाल देना सामान्य बात हो गई थी। ये किसके बारे में कह रहे हैं, आलाखंड के बारे में कह रहे हैं। विवाह विकट कर्म था। अब देखिए किस रचना में आया, किस रचना के लिए कहा जाता है कि बच्चन जी ने कहा कि विवाह विकट कर्म था, तो वो था आलाखंड यानी परमाल रासो का। आधे मणे भावर घूमे आधे झूम चले तरवार, यानी कि अगर आधे में तो जो कहते नहीं भांवरे घूमना, तो आधे में तो भांवरे घूमे लेकिन आधे में जो है तलवार उनकी चला करती थी। और क्षत्रियों की आयु का आदर्श था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको तो याद रखिएगा कि ये परमाल रासो या आलाखंड की पंक्तियां हैं जगनिक की, कि 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। यानी कि 12 बरस कौन जीता है, कुत्ता जीता है, 13 कौन जीता है, सियार जीता है, लेकिन जो क्षत्रिय होता है वो कितने वर्ष जीता है, तो वह सिर्फ 18 वर्ष जीता है। और आगे के जीवन को अगर वो जी गया तो यानी क्षत्रिय है ना, आगे का जीवन उसके लिए धिक्कारपूर्ण होता है। जो भी हो आषाढ़ आया नहीं कि गांव गांव ढोलक की थाप पर अलहितों के कंठ फूट पड़ते हैं। यानी कि जो ये आलाखंड है इतना लोकप्रिय है, इतना प्रचलित है कि जो है आषाढ़ आने पर यानी वर्षा का सीजन आने पर क्या होता है, गांव में लोग इसको गाना शुरू कर देते हैं। और इसके विषय में प्रश्न भी बनता है कि जो आलाखंड है, आलाखंड जो है कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अच्छा, इसमें जो है इसमें इस रचना के विषय में बता दें कि इसमें कुल 23 अध्याय हैं और जिन्हें खंड कहा जाता है। अब ये पंक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सदा तरैया न बन फूले यारो सदा न सावन होए और स्वर्ग मड़ैया सब काहू को यारो सदा न जीवे कोय। तो ये वही पंक्तियाँ जिसमें ओज है, स्फूर्ति है, इतनी ज़्यादा जो है इसके विषय में यह लोकप्रिय रचना है। तो यही कारण है कि यह इसका आज भी जो है उतना ही महत्व है। और इसके विषय में एक और तथ्य ये भी है जान लेने योग्य कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक माना है, वैसे ही इसे भी अर्ध प्रामाणिक ही माना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो इस रचना की भाषा है वह छत्तीसगढ़ी की उपबोली बनाफरी है। और इसमें बनाफरी बोली में ये लिखा गया है। और दूसरी चीज़, इसमें जो युद्ध कर रहे थे उन्हें भी बनाफर कहा जाता था। तो उनकी जो है कितनी 52 जो है बनाफरों की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। तो ये अभी हमने देख ही लिया है ऊपर, है ना। अब चलते हैं अगली रचना की तरफ, और वो रचना है कौन सी, जय प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। इसमें क्या है कि पृथ्वीराज चौहान से टक्कर लेने वाला राजा कन्नौज का जयचंद था। अब जो पृथ्वीराज रासो हैं और जयचंद हैं, ये दोनों कैसे भाई, ये भाई थे और मौसेरे भाई थे। तो मौसेरे भाई थे, दरअसल क्या था कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं इनके नाना जी
पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के नाना जी क्या करते थे, पृथ्वीराज को ज़्यादा मानते थे, पृथ्वीराज उनके लिए ज़्यादा प्रिय थे। तो इन्होंने क्या किया, राजा पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का भी राज्य दे दिया। और इस बात से ये काफ़ी, जो जयचंद था वो काफ़ी कुपित होने लगा, कुछ काफ़ी जो है क्रोधित रहने लगा और इनको अपना प्रतिद्वंदी मान बैठा पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान से टक्कर लेने वाला जो राजा था वो कन्नौज का राजा जयचंद था। और पृथ्वीराज रासों में दोनों के युद्धों का वर्णन कनउज समय में मिलता है, यानी जो पृथ्वीराज रासो है वहां पर पृथ्वीराज और जयचंद के युद्धों का वर्णन किस नाम से मिलता है, तो कनउज समय से मिलता है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखने योग्य है, जो जयचंद था उसी की पुत्री थी संयोगिता, और संयोगिता स्वयंवर का आपने खंड पढ़ा होगा। तो संयोगिता से जो है कौन विवाह करता है, पृथ्वीराज चौहान करता है। तो यही कारण, एक दुश्मनी का कारण वो भी था। इसके बाद आगे देखिएगा कि चंद ने कन्नौज के वैभव का जमकर चित्रण किया है। तो जो चंद है ना, चंद्रबरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा है, उन्होंने कन्नौज के वैभव का भी जमकर चित्रण किया, जहाँ का राजा जयचंद था। जब पृथ्वीराज रासो लिखा जा सकता है, परमाल रासो लिखा जा सकता है, तो जयचंद रासो क्यों नहीं? यानी कि जिस प्रकार जैसे पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान का वर्णन करने के लिए लिखा गया है ना, परमाल रासो लिखा गया परमाल राजा के जो है आल्हा और उदल का वर्णन करने के लिए। तो जब जयचंद भी वीर राजा था, तो उसका भी इन्होंने वर्णन वही कह रहे हैं कि जब जयचंद भी उनका टक्कर देने वाला एक राजा था, तो उसका भी जयचंद रासो क्यों नहीं लिखा जा सकता? यानी सावन से भादों कम क्यों? यहाँ पर सावन यानी सावन में भी वर्षा होती है और भादों में भी वर्षा होती है ना, तो यही कह रहे हैं कि सावन से भादों कम क्यों? तो कन्नौज से काशी तक उसके राज्य का विस्तार था, किसके? यानी कि जयचंद के। तो जयचंद का जो है कहाँ से कहाँ तक राज्य विस्तार था? कन्नौज से काशी तक। वह पृथ्वीराज से प्रतिस्पर्धा करता था। दिल्ली के चौहानों, यानी दिल्ली के चौहान कौन थे? पृथ्वीराज रासो थे। महोबे के चंदेलों और कन्नौज के गहरवाड़ों में छोटे बड़े युद्ध होते ही रहते थे। अतः अनुमान किया जा सकता है कि जयचंद की प्रशस्ति में भी कुछ न कुछ लिखा गया होगा। तो ये देखिए, यही कारण है कि क्योंकि युद्ध होते रहते थे, जब पृथ्वीराज के लिए लिखा गया, महोबे के जो चंदेल थे जैसे परमाल रासो है ना लिखा गया, तो वही कारण है कि जो है, और कन्नौज के गहरवाड़ों में भी छोटे बड़े युद्ध होते रहते थे। यही अतः इसीलिए अनुमान किया जा सकता है कि जयचंद प्रशस्ति यानी प्रशंसा में भी कुछ ना कुछ लिखा गया होगा। कहा जाता है कि भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि ने जयमंक जसचंद्रिका में जयचंद की प्रशस्तियां लिखी हैं। ये दोनों महाकाव्य थे। अब देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इसके रचनाकार पूछा जाता है, क्योंकि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी रचनाएं हैं। और इसका रचनाकाल जो जयचंद प्रकाश है, इसका रचनाकाल अज्ञात है, और जो जयमंक जसचंद्रिका है, इसका रचनाकाल 1186 माना जाता है। तो इसका जो है रचनाकाल 1186 जयमंक जसचंद्रिका का, और जयचंद प्रकाश का रचनाकाल अज्ञात है। लेकिन रचनाकार दोनों के पता है, जयचंद प्रकाश के भट्ट केदार और जयमंक जसचंद्रिका के मधुकर कवि हैं। तो कहा जाता है कि भट्ट केदार के जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि ने जयमंक जसचंद्रिका में जयचंद की प्रशस्तियां यानी प्रशंसा लिखी हैं, और ये दोनों महाकाव्य थे। तो देखिए, दोनों कैसी रचनाएं थी? महाकाव्यात्मक रचनाएं थी। इनका उल्लेख सिंघायच दयालदास के ग्रंथ राठौणारी ख्यात में हुआ है, क्योंकि ये जो है ये रचनाएं उपलब्ध नहीं है, है ना। जो ये रचनाएं हैं ना, ये उपलब्ध नहीं है। इनका एक वर्णन मिलता है, इनका एक रेफरेंस मिलता है किस पुस्तक में? राठौणारी ख्यात में। राठौणारी ख्यात किसका है? सिंघायच दयालदास की पुस्तक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रश्न याद रखने योग्य। पहला तो जयचंद प्रकाश किसका है? दूसरा जयमंक जसचंद्रिका किसकी पुस्तक है? तीसरी बात कि राठौणारी ख्यात के रचनाकार कौन है? तो इन तीनों रचनाकारों का नाम ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि जो जयमंक जसचंद्रिका, इसका रचनाकाल 1186 है। जयचंद्र प्रकाश का हमें रचनाकाल नहीं मिलता है, लेकिन इनके रचनाकार पता है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश लिखा और जयमंक जसचंद्रिका को मधुकर कवि ने लिखा। दोनों कैसी रचनाएं थी? महाकाव्यात्मक काव्य थे। और इसका हमें पता कहाँ पर चलता है? तो सिंघायच दयालदास के ग्रंथ राठौणारी ख्यात में मिलता है। इस ख्यात का कन्नौज का वृत्तांत उपर्युक्त दोनों पुस्तकों के आधार पर लिखा गया है, पर दोनों ही ग्रंथ अप्राप्य हैं। यानी कि ये ऊपर वाले जो ग्रंथ हैं ये दोनों अप्राप्य हैं, और इस ख्यात यानी राठौणारी ख्यात में कन्नौज का वृत्तांत उपर्युक्त दोनों पुस्तकों के आधार पर लिखा गया है।
तो आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कल चौथा जो भाग रहेगा, यानी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे चौथा और अंतिम भाग आदिकाल के अंतर्गत प्राकृत, पेंगलम और हिंदी के कवि। तो आज की कक्षा में यहीं तक, और आपको ये कक्षा जरूर अच्छी लगी होगी। और यदि आपको लगता है कि कुछ सुधारात्मक कदम मेरे द्वारा उठाए जाने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके उन सुझावों का हमें प्रतीक्षा रहेगी और स्वागत भी रहेगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।